कल हम डिस्कस किए थे 95 तक। आज 95 से 150 तक जो रिमेनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है 96 नंबर 95 नंबर हम कल डिस्कस किए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी सागर की सीमा साझा नहीं करता है। तो जो उत्तरी सागर की सीमा है उसमें ब्रिटेन है, नॉर्वे है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। उसमें से फिनलैंड उत्तरी सागर की सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट है 96 में अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल था 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक, और यह जो है हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, चूंकि इनके पिता बिंबिसार थे, उसके बाद अजातशत्रु के पश्चात जो है उदयन हुआ करते थे, और अजातशत्रु के शासनकाल में ही पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगति के आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या है। तो अशोक की धम्म नीति जो है जो टोटल 14 शिलालेख हैं उसमें 11वें नंबर शिलालेख में कहते हैं एक एक करके, यानी 11वें नंबर में धम्म नीति के बारे में व्याख्या की गई है। तो धम्म नीति क्या है कि जब कलिंग ने 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग पर अटैक किए, उसके बाद उन पर जो है ना गहरा प्रभाव पड़ा कि नहीं, कत्लेआम नहीं करना चाहिए। नरसंहार जो कितना किए हैं, लाखों आदमी का जो हम लोग हत्या किए हैं, ये बेबुनियाद है। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके धम्म की नीति को बहुत ही शांतिपूर्वक उसने अडॉप्ट किया। उसके बाद उन्होंने सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और नैतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए आगे अग्रसर हुए। तो अशोक के धम्म का मुख्य संदेश यह है शांति और अहिंसा, बड़ों यानी माता पिता का सम्मान करना, धार्मिक संप्रदाय के बीच में सहिष्णुता, दूसरों के प्रति उचित व्यवहार, राजा के प्रति निष्ठा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। 98 में देखते हैं कि जो अशोक के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित थी। तो एक्चुअली देखिए यह तो 7 सरकारों में विभाजित थी, लेकिन जब अकबर के शासनकाल था उस समय भारत जो है 15 सूबों में विभाजित था। सूबा जो होती है ना वह छोटी प्रशासनिक इकाई होती है और जिसे सरकार कहा जाता था। तो भारत चूंकि 15 सूबों में विभाजित था, लेकिन वही सूबा का जो छोटी इकाई प्रशासनिक इकाई सरकार होती है, तो बिहार को 7 सरकारों में विभाजित की गई थी, जिसमें से बिहार है पटना, सारण, चंपारण, रोहतास, तिरहुत और हाजीपुर। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इब्राहिम लोदी वंश के शासक थे, जिनका 1517 से 1526 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनके ही दौरान में बिहार के गवर्नर जिन्होंने खुद के सुल्तान के विद्रोह कर दिया था, बहार खां नोहानी थे, दरिया खान नोहानी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे। तो बिहार टाइम्स पत्रिका के जो संपादक हुआ करते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे और नंद किशोर लाल थे। और यही श्री कृष्ण सहाय जो थे वह बिहार के मुख्यमंत्री बने लगभग 1963 से 67 तक। ठीक है, तो बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के साथ ये तीनों व्यक्ति उनमें सहयोगी थे। उसमें देखते हैं कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो यह जो है दिल्ली में गठन हुआ था, जिसमें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला है। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन वह कानपुर में किया गया था 1924 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन हुआ वह 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, जतिन दास, अजय घोष जैसे नेता शामिल थे। और बिहार से कहेगा कि एकमात्र नेता फणींद्रनाथ घोष थे। बाद में हालांकि दुर्भाग्यवश ये हुआ कि यह सरकारी गवाह बन बैठे और अंततः भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण क्या थे। तो अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में। ठीक है, तो
उसमें पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसमें 10/11 हिस्सा कंपनी को मिलता था और 1/11 हिस्सा जमींदार खुद रखते थे। तो इसलिए जमींदार व्यवस्था जो थी ये, इसमें क्या होता था कि कम से कम रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके जो ये हैं जमींदार हैं खुद अपने पास रखते थे। तो एक लूट माट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया जो 1820 में। 103 नंबर में देखते हैं कि इसमें कहता है कि 1857 में दरभंगा डुमराव हथवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1857 हालांकि सिपाही विद्रोह कहा जाता है और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बी डी सावरकर ने कहे हैं, और लॉरेंस और सीले इसको सिपाही विद्रोह का ही एकमात्र नाम दिया। तो उसी विद्रोह में जब मजदूर किसान जो निम्न वर्गीय समुदाय के लोग हैं अपने अपने हक अधिकारों के लिए सेक्शनल तरीके से यानी क्षत्रियवादी तरीके से लड़ रहे थे, उसी समय कुछ राजा महाराजाओं जमींदारों ने ब्रिटिशर्स को साथ दिया खुद का स्वार्थवादी और वफादारी दिखाने के लिए। बाद में इसी वफादारी के बाद अंग्रेजों ने उसे उपाधि, भूमि संरक्षण और विशेष अधिकार उसे दिए थे। अब देखिए 104 में क्या है कि दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया। तो पीर मोहम्मद मुनीस। यह पीर मोहम्मद मुनीस जो थे बेसिकली एक पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक थे जो 20वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में नील किसानों का शोषण का उजागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 105 में देखते हैं कि यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 किससे जुड़े हुए हैं। तो NH30 जो है ना, यह बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, बिहटा, आरा, बक्सर, मोहनिया जो आगे जाकर पश्चिमी यूपी से मिलती है। तो बेसिकली ये उत्तरी मध्य बिहार से होकर क्रॉस करती है। तो बख्तियार, पटना, आरा इसका आंसर सही है। देखिए 106 नंबर क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसलिए कंफ्यूजिंग है कि यह कह रहा है कि पूरब से पश्चिम तक नदी का सही क्रम। तो सबसे पूर्वी नदी कौन सा है बिहार का? कोसी नदी है। उसके बाद अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोसी निकलती कहाँ से है। तो कोसी नेपाल से निकलती है और सुपौल के पास बिहार में प्रवेश करती है और इसे मार्ग परिवर्तन के कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कमला नदी भी नेपाल से निकलती है लेकिन मधुबनी से बहते हुए कोसी में मिल जाती है। ठीक है, बागमती नदी कहाँ से निकलती? तो काठमांडू, नेपाल से। अब बूढ़ी गंडक तो सोमेश्वर श्रेणी जो कि पश्चिमोत्तर बिहार है ना, तो सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक निकलती है। अब देखिए 107 नंबर देखते हैं। हाँ, 107 नंबर देखिए क्या है, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि बिहार जाति आधारित जनगणना, पहला है कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला स्टेट बिहार है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद अभी तेलंगाना शुरू की है। तो जाति आधारित जनगणना करने का उद्देश्य क्या है कि जाति आधारित जनगणना करने का उद्देश्य है कि बिहार के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सरकारी नौकरी है, जो भी भागीदारियां है, पार्टिसिपेशन है, उसमें जनसंख्या के अनुसार ही सुनिश्चित हो सके। उच्च वर्गीय समुदाय काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पे जाके बैठे हैं और उन्होंने निम्न स्तरीय समुदाय के लिए कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए जाति आधारित गणना करने का यह भी एक अभिप्राय है। तो जब 2022 में जब रिपोर्ट आई, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC, ठीक है, उसमें जो है लगभग 36% उसमें देखा गया। क्योंकि बिहार का टोटल जो जनसंख्या है 13.07 करोड़, उसमें से 36% EBC यानी 4.70 करोड़ और OBC 27% लगभग 3.5 करोड़। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं कि जनरल वर्ग तो 15.52% है। अगर SC की बात करें तो 19.65% और ST 1.68%। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है ना, टोटल 6 राज्य में विधान परिषद की गठन किया गया है। तो पहला है जैसे बिहार है, यूपी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही 6 राज्य है जिसमें
विधान परिषद का गठन किया गया है और बिहार विधान परिषद का गठन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। हालांकि केरल में भी विधान परिषद था, लेकिन उन्होंने 1959 में विधेयक पारित करके समाप्त करा दिया। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, 4 नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बिहार का बजट, तो बिहार का बजट जो है ना इस बार 3,16,895 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले बार से जो है ना 2024-25 में 2.78 करोड़ रुपए ही रेवेन्यू मतलब बजट में आया था और 38,169 करोड़ के साथ इस बार 3,16,895 करोड़ इस बार दिखाया गया है। नेक्स्ट है बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे। बिहार की जीडीपी तृतीय क्षेत्र में कितना % हिस्सा है, तो 58.6% है, जबकि प्राइमरी सेक्टर्स में 19.9%, द्वितीय क्षेत्रक में 21.5% और तृतीय क्षेत्रक में 58.6% है। एक 111 में भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, तो इसमें देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को श्रीलंका से देखते हैं तो श्रीलंका से मित्र भूषण मिला है। ठीक है, साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मार्क्यूसस थर्ड मिला है। ब्राजील जो लूला डी सिल्वा जो थे उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रियो दी जेनेरियो हुआ उसी समय ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से उसे नवाजा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, नासा के प्रथम एआई अधिकारी की बात करें तो नासा के प्रथम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वह डेविड सल्वागिनी है। और यहाँ जो लिंडा ये कराने हैं, यह क्या है, ट्विटर का सीईओ है। ठीक है, मार्क रूटे जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। मार्क रूटे कौन है, लिंडा कराने अभी यूट्यूब ये एक्स के सीईओ हैं और मार्क रूटे जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अभी नाटो के महासचिव हैं। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है, तो केंद्रीय बजट 25-26 का कुल बजट का आकार 50,65,345 करोड़ रुपए का दिखाया गया है, जिसमें जो राजस्व प्राप्ति अगर कहें तो इसमें 34 लाख लगभग है और जो पूंजीगत प्राप्ति है वह 20 लाख है लगभग, 34 और 16। तो केंद्रीय बजट का कुल आकार कितना है, 50,65,345, जिसमें लगभग 34,20,409 करोड़ रुपए यह राजस्व प्राप्ति है और 16,44,936 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्ति है। तो ये तो हो गया राजस्व की प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब आवंटन कहाँ कहाँ होगा, तो राजस्व का खर्च में 39 लाख करोड़ रुपए होगा, जबकि पूंजीगत खर्च में 11 लाख करोड़ के लगभग होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% है, बिल्कुल सही। और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। और बताता हूं कि सीमेंट उत्पादन में इकोनॉमिक सर्वे जब आया तो सीमेंट उत्पादन में भारत का रैंक दूसरा है। जो विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के पश्चात चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला कंट्री इंडिया है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया का। उसके बाद देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार क्षेत्र में 4% का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्रियान मिशन जो वीनस ऑर्बिटल मिशन के नाम से जानते हैं, इसको 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें जो कुल खर्च आए हैं 1236 करोड़ रुपए। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके जो सिल्वर मेडल जीते हैं, तो इसमें 90.23 मीटर फेंक करके उन्होंने जो है दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीते हैं। और उसी समय जूलियन वेबर जो जर्मनी के हैं, जूलियन वेबर, उन्होंने 91.06 मीटर फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है। इसमें देखते हैं कि 7वां खेलो यूथ गेम्स, तो 7वां खेलो यूथ गेम्स जो है, यहाँ देखिए ये नहीं कहा है कि बिहार में,
अगर यहाँ बोलता कि 7वां खेलो यूथ गेम्स बिहार में कितने शहर में हुआ, तब 5 शहर होता, लेकिन 7वां खेलो यूथ गेम्स डायरेक्ट लिखा है, ना राज्य का नाम लिया है ना यूटी का नाम लिया है, तो उसमें जो है ना यह टोटल 7 शहर होगा, जिसमें कि बिहार का 5 शहर और एक दिल्ली। तो 5 शहर कौन सा है? पटना है, राजगीर है, गया है, बेगूसराय और भागलपुर। ठीक है। और इसमें से जो है महाराष्ट्र टॉप किया है, जिसमें कि 58 स्वर्ण के साथ एक टोटल 158 पदक जीता है, और बिहार का स्थान 15वां है। टोटल 36 पदक जीते हैं, जिसमें कि 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष एकल का खिताब है उसमें जॉनिक सिनर ने जीता है, वह इटली के है। अगर महिला विजेता का नाम ले तो मेडिसिन कीज ने, ठीक है, वह अमेरिका की है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां रियो दी जेनेरियो में, और 18वां का जो है ना भारत इंप्लीमेंट करेगा, भारत नेतृत्व करेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन सुधार और शांति और सुरक्षा के साथ संबोधन किए थे। अभी देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें बिहार हिंदी साहित्य युवा पुरस्कार दिया है। यहाँ पे देखिए, तो साहित्य में ना 2 पुरस्कार देते हैं, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है। तो युवा क्या है? छोटा है। युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो युवा जो पुरस्कार है ना वह 23 भाषा में दिया जाता है। ठीक है। और जो बाल पुरस्कार है वह 24 भाषा में दिया जाता है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य भाषा का जो युवा पुरस्कार है पार्वती तिकरी को दिया गया है। उसका कविता का नाम है फिर उगना, फिर से उगना उसका कविता का नाम है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिकरी को टोटल 23 भाषा में इस पुरस्कार को नवाजा जाता है। जबकि अगर साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 की बात करें तो उसमें सुशील शुक्ल को मिला है, उसमें 1/12 के कथा संग्रह के लिए। 121 देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन था। ठीक है। उसमें उसके बाद है आदित्य L1 को PSLV C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। बिल्कुल सही है। L1 का मतलब होता है ना लैग्रेंज पॉइंट, जो लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ 5 लाख किलोमीटर लिखा है, गलत लिखा है। यहाँ 15 लाख किलोमीटर दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 लैग्रेंज बिंदु स्थापित किया गया है। तो 121 का 1 और 2 कथन सही है। हाँ 122 में क्या है? IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि 16 जून 2025 को नई दिल्ली में पहली महासभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। और इसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व ने भाग लिए। तो IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कैट की जो टोटल 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण करना। यहाँ देखिए 6 बड़ी प्रजाति लिखा है, जो कि गलत है। तो IBCA में 7 बड़ी प्रजाति को संरक्षण करना, जिसमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता है। तो चूंकि भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाए थे, तो उसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ऑपरेशन कालनेमी, तो ऑपरेशन कालनेमी का संबंध उत्तराखंड से है, जिसमें देखते हैं कि साधु संत का भेष बना करके कुछ ढोंगी पंडित क्या करते हैं? धोखा देते हैं, ठगी का काम करते हैं। तो उसको रोकने हेतु तो इस प्रकार का जो है अभियान चलाया गया है उत्तराखंड द्वारा। खंजर सैन्य अभ्यास, तो खंजर क्या है? किर्गिस्तान के साथ। ठीक है। खंजर किसके साथ है? किर्गिस्तान के साथ। और दस्तलिक जो है ना उज्बेकिस्तान के साथ है। और साइक्लोन कहेगा तो मिस्र के साथ, फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास। तो खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान। 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और बिहार की बात करें तो बिहार की झांकी का जो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी नालंदा विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत दिखाया गया था। 126 में क्या है कि गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया गया था। बिल्कुल सही। और इस 17 सितंबर 1948 को मनाया गया था। यहाँ 1949 लिखा है, गलत है।
तो इसी तिथि यानी 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम को शासन से मुक्त कराया गया था। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो जो 2030 तक। और इसमें जो है ना भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी को जो 35-36% से बढ़ा करके 45% करना है माल ढुलाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 45% माल ढुलाई रेलवे नेटवर्क से, और नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 22 है। तो एक्चुअली हालांकि इसका रैंक गड़बड़ हो गया है, 2023 में इसका रैंक 21 था। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का रैंक 22 है। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना, अब देखिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना क्या है, तो ड्राइव DRIVE मतलब ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना जो है 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया, और यह जो है 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि जो भी ईवी को अपनाया जाए, तेजी लाया जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने, ठीक है, इस सब की आगे बढ़ाने हेतु व्हीकल एनहेंसमेंट करने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से यह लागू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। तो ये सही है, सी नंबर भी सही है। और इस तरह की योजना बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी, बिल्कुल सही। यह जो है ना सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नहीं लाया गया है, यह भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लाया गया है, ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना। हमारा बिहार हमारी सड़क, तो हमारा बिहार हमारी सड़क क्या है कि जो बिहार राज्य है उसमें 63,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की सूची तैयार की गई है। अगर कहीं पे खराब या गड़बड़ी सड़क पाई जाती है तो उसकी सूचना फोटो खींच कर दे सकते हैं और अधिकारी उसे मरम्मत के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 131 में क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने ISO प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन अरंतकुल पुलिस स्टेशन केरला है, जिन्होंने 9001 यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को प्राप्त किया है। तो उसमें क्या है कि यह प्रमाण पत्र इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपराध रोकथाम, जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, न्यायिक समन्वय और जन शिकायत निवारण के क्षेत्र में थाना ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसलिए गुणवत्ता के रेस्पेक्ट में इसे 9001 2015 प्रमाण पत्र इसे दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया है, तो यह जो अभियान है अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार जो है उच्च शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा था उसको प्रतिबंध हटाने के लिए। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी लिया, तो यह जो है ना लोबिया का पौधा है। और स्पेडेक्स मिशन के साथ जो है ना लोबिया के बीजों को इसरो ने 4 दिन में अंकुरित करा दिया। अब देखिए स्पेडेक्स क्या है, स्पेडेक्स मिशन जो है ना यह PSLV 60 के तहत इसे लॉन्च किया गया और 16 जनवरी 2025 को सफल डॉकिंग किया गया। डॉकिंग का मतलब होता है 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो 2 जो उपग्रह थे CDX-01 जिसको चेजर बोलते हैं, C से चेजर हो गया CDX-01 चेजर, और SDX-02 टारगेट, दोनों को जोड़ा गया और दोनों लगभग 220 किलोग्राम भारी था। दोनों स्पेडेक्स मिशन इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेडेक्स मिशन के तहत क्या होगा कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जाकर के अंतरिक्ष में 2035 तक जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का जो काम लिया है, और उसने क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि एक साथ एक भारी मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और फ्यूल का कंजप्शन होता है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी, तो यह पश्चिमी चंपारण से, ठीक है, और प्रगति 23 दिसंबर 2024 से शुरू की गई। इसमें बिहार सरकार की जो भी आर्थिक योजना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी योजनाएं हैं वह महिलाओं के समक्ष प्रस्तुत किए, ठीक है, उसको अवगत कराया गया। बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के 30वें राज्यपाल हैं, और इनका जो नेटिव प्लेस बुलंदशहर यूपी आता है। 135 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी
संपर्क परियोजना को 2025 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी, तो कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, इसमें क्या है कि कोसी नदी का कुछ पानी जो है महानंदा में जो है न मोड़ा जाएगा, और इससे क्या होगा कि विशेषकर से जो अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज, कटिहार खरीफ मौसम के दौरान इसको अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और इस परियोजना का जो है ना मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भागलपुर में इसको खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल में ही मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के दौरान बिहार की किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है? तो मोतीपुर पंचायत। इन्होंने क्या किया, जो इस पुरस्कार के लिए ये हकदार हुए, तो यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, जलवायु अनुकूल योजनाओं के उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया। इस वजह से इसे पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। 139 देखते हैं। अभी देखिए क्या है कि इसमें कुछ सूची जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं और उनका संबंध क्या है। तो उसमें देखते हैं कि किशोर कुणाल जो है ना, यह एक सिविल सर्विस पर्सन है। निर्मला देवी, जिनको 2025 में पद्म पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री, वह कला सुरजनी कढ़ाई से है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज, जो कला लोक संगीत से, और डॉक्टर शारदा सिन्हा, जो कि अध्यात्मवाद से, डॉक्टर शारदा सिन्हा कला लोक संगीत से, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मतलब स्पिरिचुअलिज्म से। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। अब ये 140 में क्या है कि हाल में ही 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच में नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई? तो जयनगर से पटना के बीच में। ठीक है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आते हैं मैथ में। तो 141 इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो इसका आंसर बी है। 142 जो है ना रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, तो इसमें इसका आंसर बी होगा। 143, तो 143 क्या है? तो WPGM को VRD क्यों लिखा गया है? ठीक है, तो जैसे कि W है, W में UVW, यानी W-1 करेंगे तो V आएगा, P-1 करेंगे तो R आएगा, W-1 करेंगे तो V आएगा, और P+2 करेंगे तो R आएगा। फिर G-3 करेंगे तो D आएगा, और M+4 करेंगे तो Q आएगा। इस प्रकार से इसको TIYL को निकालेंगे तो S के VP आएगा। देखिए 144 कैसे बनाएंगे? तो ये क्या है? स्क्वायर है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13। तो इसका क्या है? स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा। अभी 145 कैसे बनाएंगे? तो 4, 6, इसको कैसे बनाना है? तो इसमें देखते हैं कि 4 है, 6 है, ठीक है, तो 4/2 कीजिए, इंटू 6/2 कीजिए, तो कितना आएगा? 6 × 24/4, 6 आ गया। उसी तरह से 10/2 इंटू 20/2 करेंगे तो कितना आएगा? तो 10/2 5 आ गया, और 20/2 कितना आ गया? 20/1 ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे ना, तो इसका आएगा 7 नंबर आ जाएगा। तो इसमें क्या है? 14/2 कीजिए, इंटू 2/2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 7। 146 कैसे बनाएंगे? तो 146 त्रिक का नियम है, जो पाइथागोरस प्रमेय से आधारित है कि 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 आया। उसी तरह से 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है, तो यह 9 और 40 और 41 ये त्रिक का नियम है। 147 भी इजी क्वेश्चन ही है। 148 कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखते हैं कि जो ये जो है ना GHTV इसका आंसर है। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्या है कि ABYZ को देखते हैं। तो A से लेके जो Z है ना, A और Z, तो AZ को क्या करेंगे? A का 1 है और Z का 26 है, तो कितना हुआ? 27, और BY भी 27 आएगा। तो यानी AZ 27, BY भी 27। उसी तरह से C और X भी 27 आएगा, क्योंकि C का 3 है और X का क्या है?
VXYZ, यानी इसका 23 है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 27। 149 जो है इसका आंसर 17 है। ये तो मैथमेटिक्स का है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और 150 क्या है ना, यह डे का क्वेश्चन है, इसका आंसर गुरुवार है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।